प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रमुख व्यापारिक फसलों में कपास की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम व्यापारिक फसलों में जो गन्ना है उसकी चर्चा करेंगे। गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने का जो उपयोग है अधिकतर वो चीनी बनाने में किया जाता है, अर्थात जो चीनी उद्योग है उसके लिए जो कच्चा माल है वो गन्ना है। चीनी की अधिक मांग होने पर गन्ने का उत्पादन का स्तर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गन्ने को भारतीय मूल का पौधा ही माना जाता है। यह सर्वप्रथम प्राकृतिक घास के रूप में बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग पर पाया गया था। गन्ना सैकरम ऑफिसिनेरम नामक एक बांस की प्रजाति का वंशज है, अर्थात जो गन्ना है वो जो प्राकृतिक बांस है उसी की प्रजाति का एक पौधा है जिसमें गांठें पाई जाती हैं। गन्ना उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें जो है गन्ना उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक पौधा है। इसके उत्पादन के लिए आर्द्रता और तापमान की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गन्ने का उत्पादन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के जो बीच के क्षेत्र हैं जहां तापमान अधिक होता है उन्हीं क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने लग जाते हैं। तापमान की बात करें तो औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। पकते समय तेज़ धूप रहने से गन्ने में रस भी अधिक होता है और मिठास भी अधिक आती है, इसलिए इसके लिए तापमान 21 से 27 के मध्य होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ ये टाइपिंग एरर है तो यहाँ सेमी लिखें आप। तो गन्ने की कृषि के लिए औसत वर्षा जो है वो 75 से लेकर 150 सेमी होनी चाहिए। मिट्टी जो है इसके लिए अत्यधिक उपजाऊ होनी चाहिए। काली जो लावा मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वह कांपीय जलोढ़ जो मृदा है इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसके अलावा धरातल समतल होना चाहिए जिससे वर्षा जल का निकास होता रहे। श्रमिकों की इसमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। फसलों की रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि कार्यों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह गन्ने की कृषि के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके विश्व वितरण और उत्पादन की तो गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो ब्राज़ील में होता है। तो ब्राज़ील विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। इसके बाद में क्यूबा का स्थान आता है। तो क्यूबा में भी गन्ने की जो कृषि है बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। यहाँ गन्ने के जो बड़े फार्म हैं क्यूबा में, उन गन्ने के फार्मों को तेती फुंदियो कहते हैं। क्यूबा के बाद अगर बात करें तो भारत का भी गन्ना उत्पादन में बड़ा स्थान है। भारत में गन्ने की जो खेती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में मुख्यतः की जाती है। वर्तमान समय में भारत ब्राज़ील के बाद में द्वितीय स्थान पे आ गया है। इनके अलावा विश्व में गन्ने की कृषि चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस
इत्यादि क्षेत्रों में की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये मानचित्र देखिए जहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो भारत है, फिलीपाइंस आ गया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र है, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र हैं, ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ गन्ने की कृषि की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो जिन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है वहाँ चीनी उत्पादन भी अधिक होगा और चीनी का उन क्षेत्रों से निर्यात किया जाता है। कपास और गन्ने के अलावा रबर, जूट, रेशम ये मुख्य व्यापारिक फसलें हैं। इसके अलावा अगर जो पेय फसलों की अगर बात करें तो उसमें चाय, कहवा, कॉफ़ी और कोको मुख्य पेय फसलें हैं। इनका उत्पादन भी व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में चाय और कॉफ़ी का अधिक प्रयोग करते हैं। चाय जो है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय में स्फूर्तिदायक अर्थात इसमें जो शरीर में स्फूर्ति के लिए थीन या टैनिक अम्ल नामक तत्व पाया जाता है, जिससे अपने शरीर में स्फूर्ति का एहसास होता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है जो कैमेलिया नामक वनस्पति का वंश माना जाता है। चाय की जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी में चीन से मानी गई है। चाय का पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है। चाय के पौधे को लगाने के बाद समय समय पर काट छाँट कर झाड़ीदार बना लिया जाता है। फिर इनके पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती है। तो इस तरह चाय जो है वो अधिकतर लोगों का पेय पदार्थ है। चाय की कुछ व्यापारिक किस्में होती हैं जिसमें काली चाय, हरी चाय, गट्टी चाय, उलूंग चाय और पैराग्वे चाय मुख्य हैं। काली चाय जो है वो पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाते समय इन पत्तियों पर पानी से छिड़काव करते रहते हैं, जिससे गर्मी और नमी के कारण पत्तियाँ फर्मेंटेड मतलब किण्वित होने से हल्की सी सड़ने लगती हैं। फिर इनके सूखने पर इनको डिब्बों में डालकर बाज़ार में निर्यात कर दिया जाता है। काली जो चाय है वो भारत व श्रीलंका में मुख्यतः पाई जाती है और पूरी दुनिया में इसको पिया जाता है। काली के अलावा ग्रीन टी हरी चाय भी होती है। तो चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय पानी का छिड़काव नहीं करते, तो चाय की जो पत्तियां हैं उनका रंग हरा का हरा रह जाता है, इसलिए इसे हरी चाय कहते हैं। इस हरी चाय को ही सेंचा भी कहते हैं। इस तरह की चाय चीन में अत्यधिक ली जाती है। भारत की बात करें तो हिमाचल की जो कांगड़ा घाटी है और कश्मीर है वहाँ इस तरह की चाय अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा गट्टी चाय है, ब्रिक टी मतलब घटिया किस्म की चाय है जिसमें पत्तियों की जो डंठल हैं वो मिलाकर ये चाय बनाई जाती है। इसके अलावा उलूंग चाय है और पैराग्वे मतलब पैराग्वे और ब्राज़ील के क्षेत्रों में ये उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह ये चाय की कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक किस्में हैं। चाय की कृषि के लिए जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें अगर जलवायु की बात करें तो चाय जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए जो तापमान है वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लंबे समय तक
तेज़ जो गर्मी है वो चाय के विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। उड़े और ठंडी हवा वो है चाय के लिए हानिकारक मानी जाती है। वर्षा की अगर बात करें तो औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता, ओस और प्रातःकाल में होने वाला जो कोहरा है, फॉग है, वो चाय की पत्तियों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। धरातल चाय की कृषि के लिए ढालयुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुक जाएगा तो चाय की जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं। इसी कारण चाय के जो अधिकांश बागान हैं वो पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। श्रमिक जो हैं वो इसमें अत्यधिक चाहिए, अर्थात जो चाय की लगभग सभी क्रियाएं हैं वो श्रमिकों द्वारा की जाती हैं। मतलब चाय के पौधों को उगाना, पत्तियों को तोड़ना, सुखाना, डिब्बों में बंद करना, ये सारे कार्य ही मानवीय श्रम द्वारा किए जाते हैं। साथ ही छाया जो है वो इसकी पत्तियों या पेड़ों को बचाने के लिए आवश्यक है, जिससे तीव्र जो धूप है उससे इसके पेड़ों को बचाया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं थी जो चाय की कृषि के लिए आवश्यक हैं। विश्व स्तर पर अगर चाय के वितरण और उत्पादन की बात करें तो चाय उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चीन में विश्व की 28% चाय का उत्पादन होता है और यहीं पर इस चाय का खपत भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है। दूसरे नंबर पे भारत है, जहाँ चाय का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। भारत में अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार, तमिलनाडु में जो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा हिमाचल के कांगड़ा, देहरादून, उत्तराखंड के, तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां भारत में चाय की कृषि की जाती है। तीसरे स्थान की बात करें तो श्रीलंका तीसरे स्थान पे आता है, जहां चाय की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। और वर्तमान समय में श्रीलंका की जो चाय है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की चाय से प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें कीनिया, इंडोनेशिया, तुर्की, जापान, ये प्रमुख देश हैं जहां विश्व में चाय की कृषि की जाती है। ये देखिए इस मानचित्र में चाय उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाया गया है। तो भारत में दक्षिणी भारत की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग और असम का क्षेत्र है, चीन का ये क्षेत्र है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जो जावा और सुमात्रा द्वीप हैं, वियतनाम है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है जहाँ कीनिया है, युगांडा, टांगानिका, ये मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के जहाँ चाय की कृषि की जा रही है। तो चाय के जो बागान हैं इनकी चर्चा हमने विश्व के कृषि प्रदेशों में की थी कि चाय की जो कृषि है वो अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने ही अपने उपनिवेशों में चाय की कृषि की शुरुआत की थी। भारत में भी जो चाय की शुरुआत थी वो अंग्रेज़ों ने ही की थी। चाय के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल कहवा है, कॉफ़ी। तो चाय की तरह ही कहवा का उपयोग भी पीने में किया जाता है। आधुनिक समय में इसका उपयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहवा की जो शुरुआत है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में इथियोपिया के पठारों में हुई थी। यह भी एक झाड़ीनुमा पौधा है। वहाँ से ये लाल सागर होते हुए सऊदी अरब
लाया गया, अर्थात इथोपिया से इसे सऊदी अरब मतलब अरब देशों में लाया गया और यमन में इसके पौधे को लगाया गया। इसीलिए यमन जो देश है वहाँ का मोचा कौवा विश्व प्रसिद्ध है। तो कौवा जो है इसे भी पहले क्यारियों में जो है पौध के रूप में तैयार करते हैं। कौवे के पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए कुछ छायादार पौधे भी कौवे के साथ लगाए जाते हैं। इसका जो पौधा है एक बार लगाने के बाद 6 से 7 वर्षों तक फल देता है। कौवा में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है। तो कौवा की भी कुछ किस्में हैं जिसमें से जो मुख्य किस्में हैं वो 3 ही हैं। वैसे अगर बात करें तो कौवा की लगभग 25 के आसपास किस्में पाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो 3 है। पहली है अरेबिका। तो विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है इसी किस्म का होता है, अरेबिका का। यह सबसे अच्छा कौवा होता है और अरब प्रायद्वीप के अलावा ऐसा ब्राज़ील और पूर्वी जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ इस तरह की कौवा उत्पन्न की जाती है। दूसरे किस्म का जो कौवा है कॉफ़ी है वो है रोबस्टा। यह भी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न होता है। इसके अलावा तीसरी जो किस्म है वो है लाइबेरिका। यह घटिया किस्म होता है और लाइबेरियाई मूल का ये पौधा है। तो ये मुख्य 3 किस्में हैं। इन किस्मों के बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका ये कौवा की किस्में हैं। कौवा उत्पादन की भौगोलिक दशाओं की बात करें तो जो कौवा है यह भी उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक पौधा है। कौवा उत्पादन के लिए 17 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। औसत तापमान इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अधिक धूप से जो पौधा है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए कौवा के साथ साथ कुछ छायादार पौधे भी लगाए जाते हैं। वर्षा की अगर बात करें तो औसत जो वर्षा है वो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समतल धरातल होना चाहिए जिससे पानी जड़ों में ना ठहर सके। कृषि के लिए पौधों को लगाना, फल तोड़ना, बीज निकालना, धोना इत्यादि क्रियाओं के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं हैं जो कौवा की कृषि के लिए आवश्यक होती हैं। कौवा का जो विश्व में उत्पादन वो वितरण है, इसकी अगर बात करें तो ब्राज़ील का कौवा उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 30% के आसपास कौवा उत्पादित किया जाता है। यहाँ कौवा की कृषि के लिए उत्तम जलवायु है, वह अन्य जो भौगोलिक दशाएं हैं वो इसके लिए अच्छी है। ब्राज़ील के जो प्रमुख कौवा उत्पादक क्षेत्र है उसमें साओ पालो, मिनास गेरास राज्य हैं जहाँ इसकी कृषि अत्यधिक होती है। ब्राज़ील में जो कौवे के बड़े बड़े बाग पाए जाते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राज़ील में कौवा की खेती अत्यधिक होती है। इसके बाद में अगर बात करें तो वर्तमान में वियतनाम है वो दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया राज्य है, वहाँ भी इसकी कृषि अत्यधिक होती है। साथ ही इंडोनेशिया है एशिया महाद्वीप में। इसके अलावा मध्य अमेरिका के कुछ देश हैं जिसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वेडर, कोस्टा रिका, होंडुरास आदि। तो इन क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक होता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इथियोपिया, युगांडा, कीनिया, आइवरी कोस्ट ये क्षेत्र हैं जहां कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में जो कौवा की शुरुआत है वो एक मुस्लिम संत बाबा बुदन के द्वारा की गई। तो बाबा बुदन है
उन्होंने इसका पौधा कर्नाटक में लगाया, जो एक मुस्लिम संत थे, मक्का से, अरब से आए थे। इसलिए जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो उन्हीं के नाम पे है, जहाँ कौवा उत्पादन अत्यधिक होता है कर्नाटक में। तो भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। इसके अलावा यमन जो है, तो वहाँ का जो मोचा कौवा है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह जो कौवा उत्पादन और वितरण जो हमने अभी बात की है, अगर मानचित्र में अपन देखें तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कौवा का उत्पादन होता है। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है, इक्वेडोर, कोलंबिया आ गया, ये मध्य अमेरिका के देश हैं, क्यूबा, मैक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है, जहाँ इथियोपिया, कीनिया, युगांडा है, कैमरून, आइवरी कोस्ट, यमन है, भारत। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कौवा उत्पादन किया जाता है। तो हमने कुछ वीडियो में प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ व मक्का, व्यापारिक फसलों में कपास व गन्ना, और पेय फसलों में चाय और कहवा की चर्चा की है। इसके अलावा भी और कुछ अन्य फसलें हैं जिनको आपको अपने पाठ्यपुस्तकों में देखना है। साथ ही किसी भी फसल के बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे कि उसकी भौगोलिक दशाएं हैं। तो इस तरह से आप सही तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।